फिर से पढ़ रहे हैं कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए जो थेल्स प्रमेय का विलोम था, क्या था? थेल्स प्रमेय का विलोम। और उसमें क्या था? प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है ना? तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर। अब उसी माध्यम से हमने कुछ पॉइंट्स को निकाला है। जैसे यहाँ पे देखो गिवन पॉइंट जो कुछ भी दिया था वो चीज हम लोग जैसे यहाँ पे लिखे हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का क्या मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी जब तक आप फिगर पर कमांड नहीं करता है तब तक मैथ का कोई मतलब नहीं है। फिगर पर कमांड होगा, हाथ चलाओ उसके ऊपर, जिस माने एक लाइन हमने पढ़ा उसके माध्यम से हमने फिगर पर हाथ चलाया तो ऐसे में समझ में आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में डी और ई जो है से ए बी और ए सी का क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, क्या है? मध्य बिंदु। अब यहाँ पे प्रूफ दैट यानी सिद्ध करना कि डी ई समांतर बीसी है। जो डी ई है ना वो बीसी के क्या है? समांतर है। समांतर का मतलब तुम लोग को पता है, जैसे रेल की पटरी जिससे समांतर होता है वो कहीं मतलब कम बेसी हुआ तो समझो कि पलटी हो जाए तुरंत, इसलिए वो हमेशा एक जगह एक समान नहीं रहता, उनके बीच की दूरी समान होता है, इसलिए उसको समांतर कहा जाता है। तो इसलिए इसको सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बीसी है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना। आपने कुछ ऐसा पार्ट है जो अपने आप से बनाया है ना? जैसे यहाँ पे क्या किया है हम लोग कि रेखाखंड डीई को कहां तक? एफ तक। कहां? एफ तक बढ़ाया, जिससे कि डीई यानी कि डीई और ईएफ को क्या किया गया? सीएफ से मिलाया गया है, यानी कि डीएफ ईएफ को और सीएफ को क्या किया? मिला दिए है। क्या किया? मिलाया गया। अब प्रूफ में कह रहा है क्या? प्रूफ मतलब होता है प्रमाण या फिर उपपत्ति भी कह सकते हैं। जब मान लो कि कोई भी चीज का प्रमाणित करना होता है या फिर लास्ट टाइम जाना होता है तो तुमको प्रूफ करके दिखाना होता है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। तो अब उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलेंगे आगे की ओर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो त्रिभुज हमने लिया कि पहला नंबर कि AED तथा CEF में। अब दो त्रिभुज ये दोनों कहाँ है? फिगर में देखो, ठीक ना? AED और CEF। तुम ध्यान से देखो, डुगडुगी की तरह दिख रहा है ना? ये डुगडुगी की तरह दिख रहा है, मतलब डुगडुगी जैसा दिख रहा है। ये वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उनके बीच जो बना कोण होता है ना, ये जो कोण जो बना हुआ है उस शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर हो जाता है, जैसा कि हम अभी बताएंगे, ठीक ना? इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो बराबर है। क्या बराबर है? जैसे यहाँ पे देखो AE बराबर EC, AE बराबर EC। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु है। AC का E जो है ऐसे क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या करता है? बराबर भागों में बांट देगा। तो जितना बड़ा E भुजा होगा उतना ही बड़ा E भुजा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो लिखे भी है कि EAC का मध्य बिंदु है। ठीक है ना? अगला पॉइंट कर रहा है कि AED बराबर कोण, AED बराबर कोण CEF है। अब यहाँ पर देखो उस पॉइंट को क्या कर रहा है? AED ये वाला कोण हो गया, CEF ये वाला कोण हो गया, और दोनों कोण क्या हो गया? बराबर। दोनों कोण क्या हो गया? बराबर। किसके कारण हो गया? शीर्षाभिमुख कोण से। किसके कारण हुआ? शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि दोनों का शीर्ष एक पर आ गया। दोनों का शीर्ष किस पर आ गया? एक पर आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया? D जो है से EF के बराबर है। DE EF के बराबर है। D जो है से EF के बराबर है। अब हम सभी को पता है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में या तो दो भुजा या तो दो कोण और एक कोण या फिर दो भुजा इस तरह से बराबर अगर हो जाए तो वो सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम होने के कई सारे शर्त होते हैं, रूल्स होते हैं। वो सारे रूल्स को हम आगे बताएंगे, ठीक ना? जैसे मान लो कि तुम लोग को अगर बात करा जाए, यहाँ पर जो रूल लगा है साइड एंगल साइड लगा है, हो सकता है कि कहीं एंगल भी लग सकता है, तीनों कोण भी बराबर हो सकता है, या तीनों साइड भी बराबर हो सकता है, या दो साइड एगो एंगल बराबर हो सकता है कि दो एंगल एगो साइड बराबर हो सकता है कि एंगल साइड एंगल हो सकता है कि साइड एंगल साइड। मैंने किसी भी तरह से मैंने हेर फेर करके किसी भी त्रिभुज की दो भुजा या फिर एक कोण या दो कोण एक भुजा बराबर होगा तो वो सर्वांगसम के रूप में चलाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो गो भुजा मिल गया और एक को क्या मिला? कोण। तो इस तरह से क्या हो गया कि त्रिभुज AED सर्वांगसम त्रिभुज CEF। SAS S का मतलब साइड और A का मतलब एंगल।
यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया तो इनकी कुछ भुजाएं बराबर हो जाएंगी और कुछ भुजाएं अनुपातिक हो जाता है। फिलहाल तो यहाँ पर देखेंगे बराबर है। जब सर्वांग सम हो गया तो एडी बराबर क्या हो गया, सी एफ। एडी क्या है, एडी। एडी बराबर क्या हो गया, सी एफ। ये वाला जो भुजा है इसके बराबर हो गया, यानी इसके जो है से इसके बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ई वाला भुजा ई वाला का भुजा के बराबर था ना। अभी जैसा कि हमने बताया अभी यहाँ पे डी जो है ई एफ के बराबर था ना, तो ई भुजा इसके बराबर हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे लिखा है कि कौन, ए डी ई बराबर कौन, सी ई एफ। ए डी ई ध्यान से समझना, कौन सा कौन कह रहे हैं, यदि ऊपर वाला, ठीक ना, ऊपर का कौन है ए डी ई और दूसरा में लिखे है सी ई एफ। सी ई एफ, सी ई एफ। अब देखो ये ऊपर का बन रहा है, ये नीचे का बन रहा है। तो अगर कभी भी दो समांतर के बीच में अगर मान लो एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाता है तो एक ई वाला कौन है, एक ई वाला कौन क्या होगा, बराबर। एकांतर कौन सा है, वही बात ध्यान से सुनो। अब मान लो कि ये एक रेखा है ना, और एक ये रेखा, तो अगर ऊपर से अगर ध्यान से देखा जाए, एक ऊपर का एक नीचे का, एक ही रेखा पर बना कौन है ना, एक ही रेखा पर बना कौन है, तो एक ही रेखा पर एक दूसरे के अपोजिट साइड में बना हुआ कौन, एकांतर कौन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे समीकरण 2 माना है, ठीक ना, क्या किया, 2 मान लिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे डी जो है से ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे डी जो है ए बी का क्या मध्य बिंदु है। जब ए बी का मध्य बिंदु होगा तो हम सब बोल सकते हैं ना कि ए डी बराबर डी बी। ए डी बराबर डी बी होगा, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु 2 बराबर भागों में बांट दिया तो तुम्हारा एडी बराबर डीबी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे कि डीबी जो है सी एफ के बराबर है। डीबी क्या है, तो डीबी सी एफ के क्या है, बराबर है। तुम सभी को ये बात पता है कि एक चतुर्भुज की तरह बन गया, ध्यान से देखो, है ना। समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है आमने सामने का बराबर होता है। क्या होता है, आमने सामने का बराबर होता है, जो हम अभी आगे बताएंगे। समीकरण इसको 3 मान लिया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मिलेगा कुछ ए डी ई। ए डी जैसा कि हमने बताया अभी कि ए डी ई और सी एफ ई। सी एफ ई यानी कहने का मतलब कि ऊपर से ई वाला कोण हो गया और ई वाला कोण हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या हो गया, एकांतर कोण के कारण बराबर। ध्यान से देखो, यहां से ऐसे 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 जेड बन रहा है ना, किसी तरह से जेड बन रहा है ना। तो इस स्थिति में उसका अपोजिट जो कोण बनेगा वो क्या होगा, एकांतर कोण होगा। हमने यहाँ पे एकांतर कोण लिख दिया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एकांतर कोण हो गया तो उसमें क्या चीज है, परिवर्तन। तब एकांतर कोण कब होगा, जब एडी समांतर सीएफ होगा। एडी कहाँ है, एडी जो है उस सीएफ के क्या होगा, समांतर होगा, तब ना एकांतर कोण बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि एडी समांतर क्या है, सीएफ है। जब समांतर हो गया तो डीबी समांतर बीसी भी हो जाएगा, सॉरी सीएफ भी हो जाएगा। डीबी समांतर क्या हो गया, सीएफ। तो क्या है डीबी, देखो डीबी जो है वो क्या है, सीएफ के क्या हो गया, समांतर है ना, समांतर। और यह लाइन में खींचा गया है। एडी यहाँ से यहाँ तक ना बोल करके हम लोग यहाँ से ए भी बोल सकते हैं, डीबी भी बोल सकते हैं, और ये जो है से सीएफ के समांतर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको समीकरण 4 माना। समीकरण 3 और समीकरण 4, डीबीसीएफ एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं का एक कोण या सॉरी एक जोड़ बराबर तथा समांतर है। जैसे अगर बात करा जाए तो ध्यान से देखो, ये क्या है, एक चतुर्भुज बन गया ना, इसके भुजा जो है इसके समांतर हो जाएगा। और समांतर भुजा आमने सामने भुजा बराबर भी होता है, और ई वाला जो है इसके बराबर भी हो सकता है, समांतर भी हो सकता है। हमने यहाँ पे लिखा है कि इसलिए डीबीसीएफ एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो डीएफ जो है, देखो डीएफ बीसी के क्या होगा, समांतर होगा। डीएफ क्या होगा, बीसी के समांतर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। और उसके साथ साथ डीएफ जो है बराबर होगा बीसी के, यानी कि डीएफ जो है बीसी के बराबर भी होगा, समांतर है। और समांतर होने के साथ साथ ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर भी है। परंतु डीई तथा एफ से संरेखीय है। जैसे ई और एफ जो है से संरेख है। ध्यान से देखो, संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब होता है कि कोई भी 2 या 3 4 5 बिंदु जितना भी हो सब एक ही सीध में हो। क्या हो, एक ही सीध में। जैसे देखो डी ई एफ एक ही लाइन में ना, ऐसा थोड़ी है कि ई ऊपर और डी जो है नीचे, ऐसा नहीं ना। संरेख का मतलब कि एक ही बिंदु पर एक ही लाइन पर होना चाहिए, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि डी ई तथा एफ संरेख है या संरेखीय है, और डी ई बराबर ई एफ है। जैसा कि हमने पहले बताया
कि डी जो है सर, जैसे यहाँ पे देखो हमने बताया था कि हमने कहीं पर लिखा है ना डी बराबर ये, कहाँ लिखे थे रहे, चलो यहाँ देखो ना, यहाँ देखो डी ई जो है सर, डी ई ई एफ के क्या है बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है, कहीं तो लिखे हैं हम। अच्छा अच्छा, दिख नहीं रहा है ना, मेन तो दिक्कत ये है, ये रहा ना, इसके नीचे है, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी ई समांतर बीसी है, डी समांतर क्या है बीसी है। ये जो डी ई जो है ना, डी ई बीसी का क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। इतना बड़ा ना लिख करके हम लोग इतना भी तो लिख सकते हैं, पूरा ई पार्ट छोड़ देंगे तो चलेगा। तो डी ई जो है किसके समांतर हो गया, बीसी के, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ्ड हो जाता है। देखो काटना मत अभी ना, ये जितना सारा थ्योरी है, जितना सारा थ्योरी है, तो इस थ्योरी को एक बार नहीं बल्कि बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। थ्योरी को पढ़ाने के लिए जल्दी कोई नाम नहीं लेता है, लास्टली वो छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, जो कि छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आधा बताकर आधा छोड़ देंगे या फिर बताए भी नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चे लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं, सोचते हैं कि अगर एक चैप्टर अगर ना भी पढ़े तो हमको क्या दिक्कत है, एक चैप्टर से मान लो 5 नहीं 10 नंबर हमको कम आएगा। लेकिन ऐसे करने से क्या होता है, नुकसान बच्चों को ही होता है। आप कम चाहे वैसे आप उसको पूरा करने का प्रयास करें, ताकि उनको ये मन में ना रहे कि हमारा जैसे चैप्टर छूटा हुआ है, ताकि उसको बनाने में दिक्कत ना हो। तुमको जहां से मन करता है वहां से बनाना शुरू कर दो। जब बनाना शुरू कर दो तो तुम्हारा प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगा और तुम्हें किसी भी प्रकार का टेंशन भी नहीं रहेगा। थ्योरी बहुत आसानी से तुम लोग अगर इस चीज को पकड़ोगे तो बार बार तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा। घर पर जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार जितना समय मिलता है, मन मर्जी जितना तुम्हारा मन करता है उतना बार तुम लोग इसको बनाओ, क्योंकि एक बार में तो कुछ होता नहीं है। तुम सभी को तो ये बात पता है कि सफलता एक बार में नहीं मिलती है, पर एक बार जरूर मिलता है। क्योंकि एक बार मान लो कि हर बार आप चल रहे हैं, जैसा कि हम पहले जो पोस्टर हम छपाए थे तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा मेरा स्टेटमेंट कि अगर हजारों मील की दूरी अगर तय करनी है तो एक कदम क्या होगा, बढ़ाना होगा। क्योंकि जब तक आदमी एक कदम बढ़ाएगा ही नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए लंबी सफर तय करना है या जिंदगी के अंतिम मंजिल तक पहुंचना है, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले तुमको कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। हम उस कदम को ही नहीं उठा पाते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी हैं जो घर में दुबक कर बैठे हुए हैं, बताओ उनकी सफलता कहाँ जाएगी, हम सभी को नहीं पता है। सफलता ऐसी थोड़ी मिलता है, घर सब त्यागना पड़ता है। विद्यार्थी का जो 5 लक्षण होता है, 5 को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन गांव देहात में इतना कोई करता थोड़ी है। घर तो छोड़ेगा नहीं, पहली बात घर तो एकदम छोड़ना नहीं है। भर पेट खाएगा कोई टेंशन नहीं है, अब भर पेट नींदो मारेगा। नींद भी मैंने इसमें जो 5 जो लक्षण होता है, मैंने थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ना, तो फिर सब मिलने वाला नहीं है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्र अल्पारी और गृह त्यागी, इसमें से कोई भी लक्षण गांव देहात के बच्चों में देखने को नहीं मिलती है। ऐसे स्थिति में मान लो टीचर तो बहुत लोग समझाते हैं, है ना, लेकिन बच्चे लोग समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से नुकसान उन्हीं को होता है। जो पढ़ाने वाला जो भी टीचर होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो जितना उनका काम होता है वो कर लेते हैं, बस शर्ते आप बच्चों का रह जाता है। अगर आप करते हैं अच्छा, आप अच्छा है, नहीं करोगे तो तुम्हारा जाएगा, मेरा क्या। किसी कोई भी टीचर का कुछ नुकसान नहीं होता। नुकसान बस सिर्फ यही होता है कि अगर एग्जाम के बाद रिजल्ट अगर गड़बड़ा जाता है, वही सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि उसको ना बार बार किसी न किसी गार्जियन से सुनना पड़ता है। कोई ना कोई गार्जियन बोलता है कि आपने बच्चों को अच्छी ढंग से परवरिश नहीं किया, फिर समझाया नहीं है, बताया नहीं। लेकिन आपने कभी सोचा कि क्या हमने कभी भी 10 मिनट 5 मिनट घर पर बैठकर बच्चों को कॉपी चेक किया, बनाने के लिए जो दिया गया, पूछे कभी कि किस तरह से बनता है, कैसे बनाया हो? नहीं पूछते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है। और जब अगर इस चीज को नहीं कर पाते तो वही फिर दिक्कत होता है। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिस करो, लगातार मेहनत करो, बार बार इसको बनाने का प्रयास करो, तब जाकर के ये आ पाएगा। 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिलता है। 5 नंबर जहां कम हुआ तो समझ लो कि फेल भी हो सकते हो, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकते हो, या तो फिर समझ लो कि बहुत कुछ हो सकता है। 1 नंबर से यहाँ 224 नंबर आ गया तो थर्ड चला जाएगा, 299 आ गया तो सेकंड चले जाओगे। बताओ क्या मतलब है। एक एक नंबर जोड़ जोड़ के, यानी कहते ना कि मैंने एक एक कण चुन चुन करके पूरा बिल्डिंग बना देते हैं, तो एक ही बार में हो जाता है नहीं। तो एक एक नंबर पाने के लिए हम लोग इतना साल से मेहनत कर रहा है, 10 साल से मेहनत कर रहा है, 1 साल से नहीं 10 साल से। और वही 10 साल का रिजल्ट तुमको वही 6 दिन में तय हो जाता है कि 6 दिन में तुमको कितना मेहनत किए हो, क्या किए हो, ये तुम्हें समझ में आ जाता है। इसलिए कोशिश करो, मेहनत करो, क्योंकि ये मेहनत जाया ना जाए ना, बर्बाद ना हो। सफलता तुम्हें मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुमको सफलता मेहनत मांगेगा, मेहनत मांगता है।
तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको मेहनत तो करना पड़ेगा ही। अब मेहनत ना करोगे तो कोई मतलब कोई वजूद नहीं रहेगा। ठीक है, तुम लोग अब आगे कोशिश करना बनाना।